कहाँ तक हो गया था परसों? परसों कहाँ तक हो गया था? आज कितना नंबर क्वेश्चन नंबर से होगा? 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, जब घन का जो होता है, प्रत्येक घन का जो फलक जो होता है क्या होता है? वर्गाकार होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक घन का फलक जो होता है कैसा होता है? वर्गाकार होता है, ठीक ना। तो जब आप लोग ये भी जानते हैं कि वर्ग का चारों किनारा जो होता है, किनारा जो होता है, भुजा जो होता है, वो उसका लेंथ जो होता है अलग अलग होता है या सेम होता है? वर्ग का जो लेंथ जो होता है अलग अलग होता है, सेम न होता है। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जितना ये यदि a सेंटीमीटर तो ये भी a होगा और ये भी a और ये भी a होगा, ठीक है। तो वर्ग की चारों भुजा जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। ये जो है 2D सर्फ ये है शेप है, लेकिन घन जो बनता है वो 3D बनता है। कैसा बनता है? 3D। तो घन का प्रत्येक फलक जो होता है किससे बना होता है? वर्ग से बना होता है। किससे बना होता है? मैंने कि इसमें घन में टोटल जो हो गया 6 फलक होता है। कितना फलक होता है? 6 फलक। और 6 फलक जो होता है, 6 फलक का जो शेप जो होता है कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। तो वर्ग के आकार का होता है तो इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? लंबाई भी क्या होगा? सेम होगा। जितना लंबाई होगा उतना ही क्या होगा? चौड़ाई उतना ही क्या होगा? ऊंचाई। यानी कि कहेंगे तो घन का जो प्रत्येक भुजा जो होगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होता है क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। घन का प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा? समान, ठीक है। यदि ये a सेंटीमीटर है, मान लेते यदि ये 5 है, कितना है? 5, ठीक है। तो ये चौड़ाई भी क्या हो जाएगा? इसका 5 होगा और ये ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 5 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि घन का प्रत्येक किनारा जो होता है क्या होता है? समान होता है। यानी कि घन का प्रत्येक भुजा जो हो गया क्या हो गया? बराबर होता है। तो यहाँ पर कितने घन को जोड़ा गया है? कितने घन को जोड़ा गया है? 2 घन को जोड़ेंगे, ठीक है। इसको ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए 2 घन जुटा हुआ है ना, तो गौर से देखेंगे ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? माने कि ये लंबाई हो गया, ये घन पहले घन का क्या हो गया? चौड़ाई, और ये पहले घन का क्या होगा? ऊंचाई, ठीक है। और ये बताइए ये जो है दूसरा घन का, ये दूसरा घन का जो सिरा है, एक घन के सिरा से जॉइंट है कि नहीं? जॉइंट है। तो बताओ इस घन का जो होगा लंबाई होगा, ये चौड़ाई जो होगा या ऊंचाई जो होगा, जो भी होगा, इसका लेंथ जो है 8 ही होगा कि अलग होगा? 8 ही होगा। और ये भी कितना होगा? 8 ही होगा। और ये भी कितना होगा? हाइट भी कितना होगा? 8 ही होगा। तो बताइए, तो जब 2 घन को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ चेंजिंग आता है? ऊंचाई चेंजिंग आएगा कि चौड़ाई चेंजिंग होगा कि हाइट चेंजिंग होगा? सॉरी, लंबाई चेंजिंग होगा। तो गौर से देखेंगे कि ये जब 2 घन को जोड़ेंगे, जैसे 2 घन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज ये उंगली देख लीजिए, तो इसका जो लंबाई है, ठीक है, उसका चौड़ाई इसमें तो नहीं है, मोटाई है, ठीक है, यही ना होगा। तो यदि हम 2 उंगली को जोड़ेंगे तो क्या इसका हाइट चेंजिंग होगा? हाइट नहीं ना चेंजिंग हुआ, लेकिन जब 2 जोड़ दिए, 2 फिंगर को जोड़ दिए तो ये फिंगर का लंबाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या उसकी हाइट बढ़ा?
नहीं ना। तो उसी तरह जब घन को जोड़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा ना। लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। क्या बेस माने कि चौड़ाई में कोई चेंजिंग आएगा, नहीं ना आएगा चौड़ाई में चेंजिंग। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। और हाइट में कोई चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा हाइट में चेंजिंग। बोला है क्या निकालने के लिए। अब घनाभ का एल भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और एच भी पता चल गया। पता चला कि नहीं पता चला। तो बोला है क्या निकालने के लिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये हो गया 2 और एल का मान कितना है, 8 है कि 16 है, 16 है। और गुने एच का मान, बी का मान कितना है, 8 है। ये होगा प्लस बी का मान कितना होगा, 8। एच का मान कितना है, 8 प्लस एल का मान कितना है, 16 और एच का मान कितना है, 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 8 कितना होता है, 128। उसके 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 16 में 8 से गुना करेंगे तो 128। अब जोड़ दीजिए सबको, कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब 12 8 कितना हो गया, 20। हासिल कितना हो गया, 2। और 2 2 4 और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। और 10 2 12। हासिल कितना हो गया, 1। और 1 1 2 और 2 1 3। तो कितना हो गया, 320। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 640। यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, सेंटीमीटर क्यों देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। क्योंकि क्षेत्रफल में जो होता है क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। आया समझ में। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, कितना नंबर था, 8 नंबर था। कितना नंबर था, 8 नंबर था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। वलय जो होगा, वलय का डायग्राम जो बनता है कैसा बनता है, जैसे सकेंद्रीय वृत्त को ही को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एक वृत्त हो गया, इसी केंद्र से दूसरा भी वृत्त क्या खींच लेंगे। तो ये जो आपका एरिया जो बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, वलय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये जो आपको जो डायग्राम जो बन गया उसको क्या बोलेंगे, वलय। इसमें एक छोटा सा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, एक क्या है, बड़ा वृत्त है। ठीक है, ग्रीन वाला जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा और रेड वाला जो होगा वो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। तो बताइए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 23। तो बोला है वलय का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले भाग का बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वाले भाग का क्या बोला है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, इसमें कितना वृत्त है, कितना वृत्त है, इसमें 2 वृत्त है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वृत्त के लिए हम त्रिज्या यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, बड़ी आर लिखे हुए हैं ना। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर, यही ना होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर। और छोटे वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा, आर छोटी आर है तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई छोटी आर स्क्वायर। हमको इस पूरा में से इतना हटा देंगे तब तो ये निकलेगा, इतना कैसे निकलेगा, उस पूरा में से क्या करेंगे, छोटके वाले को क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना ही ना बचेगा। तो क्या करेंगे, इस दोनों में से किसको घटा देंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पाई। क्या ये आर कॉमन है, नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका आर जो है क्या है, अलग है, और इसका आर क्या है, अलग है। यानी कि इसकी त्रिज्या अलग है और उसकी त्रिज्या क्या है, अलग है, इसलिए दोनों ये कॉमन नहीं है। लेकिन पाई दोनों में पाई का मान जो होता है कितना होगा, 22 + 7, इसलिए पाई दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पाई निकालेंगे तो इसमें बचेगा क्या, आर स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा,
छोटी आर स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब गौर से देखिएगा तो क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू पाई सॉरी बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या निकल गया, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या निकला पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, पहले आर बराबर क्या लिख लें बड़ी आर, बड़ी त्रिज्या कितना है 23 सेंटीमीटर है, कितना है 23 सेंटीमीटर, और छोटी आर कितना है 21 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, क्वेश्चन क्या बोला है निकालने के लिए कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर, और पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22/7। बड़ी आर कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, छोटी आर कितना दिया हुआ है 21 है। उसके बाद बड़ी आर फिर कितना है 23 और छोटी आर कितना है 21। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7, 23 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 होगा। उसके बाद 23 और में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है गुना ही होता है, कटने वाला है नहीं है, कटने वाला तो गुना कर देंगे 22 दूनी 44, और 44 में 44 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, 17 ये हो जाएगा 6 7 1, ये हो जाएगा 6 7 6 13 7 1 8 1 9, और ये हो जाएगा कितना 1936। ठीक है सही है ना 1936 होता कितना हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे देखिए 1936 है तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना। उसके बाद ये क्या उतारेंगे 3, तो 7 7 49 लगेगा, कितना आएगा घटाने पर 4, उसके बाद क्या उतारेंगे 6, क्या लगेगा 7 6 42। अब कोई यहाँ अंक है तो ये तो अब शेष हो गया। अब क्या देंगे दशमलव देंगे, क्या देंगे जब यहाँ पर अंक खत्म हो जाए क्या हो जाए अंक खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या देंगे हम दशमलव, और दशमलव वाला में क्या आता है 1 0 आता है, कितना जीरो आएगा 1 0। 7 बच्चे 35 50 और 7 7 49, 7 7 49 होगा ना। तो कितना है 2 7 6 5 और 7। देखिए हमको एक स्थान तक लिखना होगा, कहाँ से लिखना होगा तो हम क्या देखेंगे कि 4 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 से बड़ा। 4 से बड़ा करने मतलब या तो 5 आएगा या तो 5 से बड़ा आएगा। यहाँ देखेंगे अब देखिए कितना है 57 है, राउंड फिगर में देखिएगा ये कितना है 5 और 7 है, यानी कि 50 से बड़ा है कि नहीं है। राउंड फिगर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम इसको क्या लिखेंगे 277 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 277। यदि दशमलव के एक स्थान तक देखेंगे तो देखेंगे एक स्थान तक लिखना है ना, तो देखेंगे कौन से स्थान पर दूसरा स्थान पर ये 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो आगे में क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 276 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 276.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। है समझ में। जैसे यहाँ पर आता 32.13, हमको एक स्थान तक लिखना था तो क्या लिखते 32.1 लिखते या फिर 32.2 लिखते। अब हम ये सेटिस्फाई पता नहीं कर पाएंगे 32.1 लिखेंगे कि 32.2 लिखेंगे। तो हम देखेंगे दूसरा स्थान में क्या है 3 है। यदि 0 रहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे और 4 रहे, क्या रहे 0 1 2 3 4 है तो हम उस स्थान पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई जो संख्या वही संख्या उतार देंगे, वही 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा 7 आ जाएगा 8 आ जाएगा 9 आएगा तो हम क्या लिख देंगे एक उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक का ही एक लिख। यदि सपोज दैट यहाँ पर 7 आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तब कौन आंसर हो जाता। जैसे 32.75 रहता तो क्या लिखते 33.75 को क्या लिखते 33.8 लिखते, कितना लिखते 8 लिखते, क्या लिखते 8। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है -5, -1, 3, -5, 5, 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 प्लस y3, ठीक ना, माइनस होता है ना बीच में। तो सबसे पहले हम x1 का निर्देशांक कितना है वो लिख लीजिए। x1 का निर्देशांक कितना है, -5, तो x1 का निर्देशांक हो गया -5। x2 का निर्देशांक क्या है, 3 है, और x3 का निर्देशांक कितना है, 5 है। उसके बाद y1 का निर्देशांक कितना है, -1, और y2 का निर्देशांक कितना है, -5, और y3 का निर्देशांक कितना है, 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, उसका यहाँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 होगा, उसके बाद y3 माइनस y1, उसके बाद क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। अब बताइए x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान -5 है, उसके बाद y2 का मान कितना है, -5 है, उसके बाद y3 का मान कितना है, +2 है। तो ये माइनस तो फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस ही होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद x2 का मान क्या है, -10। पहले ये है x2 है ना, तो x2 यह x2 की जगह क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, -3, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, ये ना लिखेंगे। उसके बाद y3 कितना है, 2 है, और y1 कितना है, हाँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस 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 ही होगा। y3 कितना है, y3 जो है 2 है, और y1 कितना है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा, और x3 कितना है, 5 है, तो ये 5 लिखेंगे। उसके बाद y1 कितना है, -1, उसके बाद y2 कितना है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5, और कोस्ट -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसके बाद +3, उसके बाद ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये +5, और ये कितना हो जाएगा, -1 + 5 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब कोस्ट मतलब जो होता है क्या होता है, गुना होता है, तो -5 और -7 को गुना करें तो कितना हो जाएगा, +35, 3 और 3 को गुना करें तो कितना हो जाएगा, 9, और 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 1/2, और जोड़ के कितना आएगा, 35 और 20 कितना हो गया, 55, और 55 और कितना हो गया, 64। तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 32। यूनिट देंगे कि यूनिट स्क्वायर देंगे, यूनिट स्क्वायर देंगे। आया था। अब क्वेश्चन में कितना होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11, के किस मान के लिए बिंदु 8,1 के, -4 और 2, -5 संरेख है, ठीक है। तो संरेख सूत्र जो होता है क्या होता है, संरेख सूत्र जो होता है उसमें एरिया जो होता है क्या होता है, 0 होता है। क्या एरिया क्या होता है, 0। इसमें देखिए x1 का मान बताइए, x1 का मान कितना है, 8 है, और x2 का मान कितना है, k, और x3 का मान कितना है, 2 है। उसके बाद y1 का मान कितना है, 1, और y2 का मान कितना है, -4, और y3 का मान कितना है, -5। संरेख सूत्र जो होता है क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3, उसके प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 = क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है 1/2, और ये लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, हाँ, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही 1/2 इधर चला जाता है, 0 हो जाता है। तो संरेख सूत्र जो होगा क्या हो जाएगा, 0 होता है। क्या होता है,
उसमें एरिया जो होता है क्या होता है, संरेख सूत्र में एरिया क्या होता है, संरेख सूत्र बनेगी कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर होता है, क्या होता है, एक ही रेखा पर होता है। इसीलिए यहाँ पर जो होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होगा क्या रहता है, 0 रहता है। बताइए x1 का मान कितना है, 8 है, और y2 का मान कितना है, -4, ये माइनस फार्मूला से, और y3 का मान कितना है, -5 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 कितना है, x2 k है, और y3 कितना है, -5, और y1 कितना है, 1 है, तो प्लस माइनस माइनस ये होगा ना। उसके बाद x3 कितना है, x3 2 है, और y1 कितना है, 1 है, और y2 कितना है, -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 8 -4 और +5 तो क्या हो जाएगा, प्लस ला बड़ा है कि माइनस ला बड़ा है, प्लस ला बड़ा है, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा -5 और -1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसके बाद +2, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 0। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, k में -6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6k, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इस 6k को उधर ले जाओ, बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 8 + 10, और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6k, होगा कि नहीं होगा। और 8 + 6 क्या हो जाएगा, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18। तो किसका मान निकालना है, k का ना, तो k के साथ जो भी है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो 18 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू k, काटेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 3, 6 × 3 = 18, तो k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। आया था आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 12। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करती है। कोई रेखाखंड है, क्या है, कोई रेखाखंड है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ A है और एक बिंदु क्या है, B। बिंदु C जो है A और C को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, बिंदु C जो है A और B को किस अनुपात में विभाजित करें, 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम यहाँ पर टोटल भाग 1 2 3 4 5 भाग हुआ ना, तो यहाँ A होगा, ठीक है, और यहाँ क्या है, B। अब बताइए, ये 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 4 5, ये जो है बिंदु C जो है A और B रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, किस अनुपात में विभाजित कर रही है, 2:3। यानी कि A की तरफ जो होगा क्या कितना होगा, बताओ, A की तरफ ज़्यादा लंबा होगा कि C की तरफ ज़्यादा लंबा होगा, C की तरफ ज़्यादा लंबा होगा। बोला 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है ना, तो यदि हम इसको C को उधर रखते, माने कि हम C यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ देखिए 1 और 1 टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 2, और ये 1 1 1, ये टोटल कितना हो गया, 3। तो इस तरह से भी हो सकता है 2:3 में विभाजित कर रही है। यदि हम यहाँ पर इसको 3 ले लेते, क्या ले लेते, 3, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 3, तो बचेगा तब C कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, और B का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 3,4। C जो है A और B को ना 2:3 में विभाजित करा है, क्या C का निर्देशांक दिया हुआ है, नहीं दिया, तो C का निर्देशांक क्या होगा, पहले यहाँ x1 बता दीजिए, x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 3 है, y1 कितना है, 2 है, और y2 कितना है, 4 है। m1 कितना, किस अनुपात में विभाजित करा है, तो जिस अनुपात में विभाजित करा है उसको m1 और m2 मान लेंगे। तो एगो को m1 मान लेंगे तो m1 कितना हो गया, 2, और m2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस C का निर्देशांक जो होगा क्या होगा, C का निर्देशांक, तो C में जो भी निर्देशांक, जो भी कोई भी निर्देशांक लिखते हैं उसमें एक x का मान होता है और एक क्या होता है, y का मान होता है। तो यहाँ पर जो भी निर्देशांक आएगा तो वो किस रूप में लिखाएगा, x और y के रूप में लिखाएगा। तो x का मान जो होगा क्या होगा, x का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। गौर से देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, बस ये याद आएगा, m1 m2, बस फार्मूला इसमें याद करेगा। लॉजिक क्या है कि m1 है तो m1 के साथ क्या आएगा,
1 के साथ आएगा 2 और 2 के साथ आएगा 1। तो m1 के साथ कौन आएगा x2 और x2 के साथ m1 आएगा और m2 के साथ क्या आएगा x1 आएगा। मान बैठा लीजिए m1 का मान कितना है 2 है, उसका x2 का मान कितना है x2 का मान 3 है और m2 का मान कितना है 3 है, उसका x1 का मान कितना है 1 है। उसके बाद जो हो गया m1 का मान 2 और m2 का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9/5। उसी तरह किसका निकालेंगे y का निकालेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 4 है। उसके बाद m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 2 है। m1 कितना हो गया 2 और प्लस कितना हो गया 3। 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होता है 8। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और 2 और 3 कितना हो गया 5। जोड़ेंगे तो कितना होगा 14/5। तो निर्देशांक क्या निकला x का मान कितना निकला, x का निर्देशांक कितना निकला 9/5 और y का निर्देशांक कितना निकला 14/5। तो ये जो 9/5 और 14/5 जो निर्देशांक है ये AB माने कि 1:1, 2 और 3,4 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में। आया समझ में? तो यही होगा आंसर। निर्देशांक जो होगा एक जगह लिख लीजिएगा। आया समझ में? जिस सबसे नहीं बना सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा 13। नंबर है दो संख्याओं का अंतर जो है क्या है 14 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 14 है और उसके वर्गों का अंतर कितना है 448 है। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या है, कोई क्या है 2 गो संख्या है, दोनों संख्या का अंतर कितना होना चाहिए। दोनों संख्या कोई भी संख्या लेंगे, सपोज 12 लिए, क्या लिए 12, एगो क्या लिए 10 लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या का अंतर कितना आ रहा है, दो संख्या का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस दोनों संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 ही ना आएगा। तो दो संख्या का अंतर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। दूसरा स्टेप ये बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। यदि सपोज डेट हम 12 का वर्ग कर लिए और 10 का वर्ग कर लिए तो 12 का वर्ग कितना होगा 144 और 10 का वर्ग कितना होगा 100। यहाँ पर उसी संख्या के वर्गों का अंतर कितना है यहाँ पर 44। दो संख्या लिए, दो संख्या का अंतर कितना है 2 है कि नहीं। कोई भी संख्या मान लेंगे तो कोई भी संख्या मान लेंगे तो एगो संख्या जो होगा बड़ा होगा, एक संख्या क्या होगा छोटा होगा। तो हमेशा जो अंतर जो होगा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाते हैं कि छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाएंगे, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे। तो क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है। तो उससे हट के थोड़ा सोचिए, यहाँ बोला है दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना आया है 2। इसी संख्या यदि हम वर्ग कर दिए, यदि वर्ग समझते हैं ना, सेम संख्या में सेम संख्या से क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वर्ग आएगा। उसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका अंतर कितना होता है 44 होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो हम हमेशा क्या मान लेंगे, संख्या तो हमको पता है, संख्या पता है, नहीं है पता तो क्या करेंगे मान लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगा, माना कि संख्या एगो को क्या मान लेंगे x और एगो को क्या मान लेंगे y। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानेंगे ना। तो माना कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगा y। तो बताओ x माइनस वाई लिखेंगे कि y माइनस एक्स लिखेंगे। बोला है ना दो संख्याओं का अंतर जो है 14 है। तो x माइनस वाई लिखेंगे कि y माइनस एक्स लिखेंगे, x माइनस वाई, क्योंकि y x को हम क्या माने हुए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो केस 1 जो है क्या बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या है उन्हीं संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 448। तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा y²। दोनों का क्या है
क्या है, दोनों का अंतर है, तो हम क्या देंगे बीच में माइनस, और कितना हो गया 448। अब गौर से देखेंगे, मन की आंखों से देखिएगा तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर नज़र में आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब और आप लोगों को कुछ नज़र में आ रहा है, एक्स माइनस वाई का मान पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू जो हो जाएगा कितना, एक्स माइनस वाई का मान पुट कितना करेंगे 14 बराबर कितना हो जाएगा 448। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 448 बट्टा 14, काटेंगे तो कितना होगा 14 तिया 42 और 14 दूनी 28 होगा ना। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना निकल गया 32 निकल गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 को देखेंगे और 2 को देखेंगे तो क्या चीज़ हमको नज़र में आ रहा है, ये क्या है 2 चवाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर पहुँच गया ना, हाँ, चौथा चैप्टर से एंट्री मार लिया किस में, तीसरा चैप्टर में। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, 1 2 तो हो गया ना, अब क्या मानेंगे 3 और 4, तो 3 और 4। अब बताइए दोनों हमको y को समाप्त करना है, किसको समाप्त करना है, y को। जब y को समाप्त करना है तो यहाँ पर चिन्ह जो है समान है कि एक दूसरे के विपरीत है। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पर y कटेगा कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है अभी, है ना सेम। यहाँ भी एक y और यहाँ भी क्या है, एक y है। तो जब सेम है और चिन्ह भी क्या एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो दोनों इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 3 और प्लस 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 14, ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 46, जोड़ेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो x का मान निकल गया ना। अब इस x का मान आप कहीं बैठाइए, या तो 1 में बैठाइए या 2 में बैठाइए या 3 में 4 में, कहीं भी बैठा दीजिएगा तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14, तो x का मान कितना बैठाएंगे 23 माइनस वाई बराबर 14, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14, और ये जो आएगा 23 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 23, तो माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा -9 आएगा कि नहीं आएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुना थोड़ी है, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल गया 9 निकल गया। तो बताइए x हम किसको माने हुए थे, x किसको माने हुए थे, x किसको माने हुए थे बड़ी संख्या को, और y किसको माने हुए थे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या आ गया 23 और छोटी संख्या क्या आ गया, अतः संख्या यहाँ पर लिख लेंगे नीचे में, सबसे नीचे में लिखेंगे अतः संख्या 23 और 9 होगी, यही ना होगा, लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए घटाइएगा तो 9 आ रहा है, घटाइएगा तो 9 आ रहा है, 23 और 9 को घटाइएगा तो 14 आ रहा है, 23 और 9 को घटाइएगा तो 14 आ रहा है, 23 का वर्ग कीजिए और 9 का वर्ग कीजिए और घटा दीजिए तो 448 आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा 14। गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 को क्या करना है, हल करना है। तो गुना करने में कितना चाहिए, 9 और 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 9 और 4 को क्या करेंगे, 9 और 4 को गुना कीजिए, 9 और 4 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36, और जोड़ घटाव करने में कितना आना चाहिए 12।
कोई ऐसा दो संख्या बताइए जो गुना करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए 12। तो 36 को तोड़िए, 36 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 18, इसको तोड़ेंगे तो 9 और 3 तिया 9, देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, गुना करने पर 36 हो रहा है, लेकिन जोड़ घटाव करने पर ये 12 होगा। जोड़ेंगे तो 9, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 13, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -13, एगो को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा 5, एगो क्या हो जाएगा -5, तो 9 4 होगा नहीं होगा। और क्या हो सकता है 2 गुने 3 तिया 9 दूनी 18, ये भी हो सकता है ना, ऐसा ही था ना। 3 तिया 9 दूनी 18 और 2 दोनों को गुना करेंगे तो 36 तो हो रहा है, लेकिन जोड़ घटाव करने पर 12 हो रहा है नहीं हो रहा है। जोड़ घटाव करने पर 18 2 20 -22 और 16 एगो -16 हो रहा है, 12 हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, गुना करने में कितना हो रहा है 36 हो रहा है ना। अब -6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -12 होगा ना। हमको लाना क्या है +36 की -36, तो -6 और -6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +36 होगा। -6 और -6 को जोड़ेंगे तो -12 होगा, -12 ही ना लाना है। यदि हम यहाँ +6 लेते हैं तो +6 को गुना करें तो +36 तो हो रहा है, लेकिन -12 नहीं आ रहा है, इसलिए प्लस ला नहीं होगा। कौन सा लेंगे माइनस ला लेंगे, तो -6 और -6 होगा। तो 4x² -12x + 9, ये हो जाएगा आपका 4x², ये हो जाएगा -6x और -6x + 9। दोनों में कॉमन देखिए क्या है 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने x गुने x, 6x को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 गुने x, दोनों में क्या है 2 और दोनों में क्या है x, यही दोनों कॉमन निकला ना 2 और x, तो कितना हो गया 2x। इसमें से 2 हटा दीजिए, इसमें से x हटा दीजिए तो क्या बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। अब इसमें से 2 हटा दीजिए, इसमें से x हटा दीजिए क्या बचा, यहाँ पे क्या लिखे -3। समझ में आया समझ में। दूसरा यहाँ पे क्या देंगे माइनस है तो माइनस ही देंगे, ठीक है। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6 और गुने x, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, दोनों में कॉमन, लेकिन एगो 3 क्या है दोनों में कॉमन है, क्या ये x कॉमन है दोनों में नहीं है, तो ये हो जाएगा ये -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देंगे कि ये माइनस होगा, यदि यहाँ माइनस देंगे तो माइनस होगा, हाँ नहीं ना होगा, तो क्या करेंगे 6 हटाना है, कितना हटाना है 3 हटाना ना, 3 हटा देंगे तो क्या बचेगा 2x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, यहाँ पर क्या देंगे कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। हमको 9 में से कितना हटाना है 3 हटाना, 3 हटा दीजिए, बचा क्या सिर्फ 3। देखिए दोनों सेम हो गया, ये और ये सेम हुआ, ये हो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा 2x - 3। अब क्या निकालेंगे शून्यक, क्या निकालेंगे 2x - 3 कितना से कंपेयर करेंगे, दोनों किसे कंपेयर कर लेंगे 0 से, बिना x वाले को क्या करेंगे उस पर ले जाएंगे, किस साइड RHS में, किधर, तो माइनस है LHS में, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x और कितना हो जाएगा 3/2, इसमें भी करेंगे तो 2x और क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो x और कितना हो जाएगा 3/2, तो मूल क्या निकल गया, मूल क्या निकला 3/2 और 3/2। आया समझ में। क्या हुआ 15 था, तो 14 बन जाएगा, उसमें क्या क्वेश्चन नंबर तो इसमें नहीं ना है। हम्म 14 होगा, 15 बना दिए थे, 15 अब होगा, 14 ही था, 15 अब ये होगा। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिसके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक लगातार, तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है क्या होता है, या तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा और एक 0 होता है। तो यहाँ हमको किसको लेके चलेंगे, पॉजिटिव को लेके, क्योंकि यहाँ में क्या बोला है धनात्मक बोला है ना। पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक को 3 भागों में तोड़ा गया, एक जो हो गया नेगेटिव हो गया, एक जो हो गया पॉजिटिव है, एक जो हो गया बीच में क्या दिया आता है 0। जैसे यहाँ एक और संख्या रेखा दर्शाई तो ये क्या हो गया 0, यहाँ जो भी आगे चलेंगे तो क्या आएगा सारा प्लस में, इधर जो भी आएंगे वो सारा क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या है सारा क्या पूर्णांक है,
संख्या रेखा में जो भी दर्शा रहा है सब क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ बोला किसके बारे में बात किया है, किसके बारे में बात किया है, धनात्मक के बारे में, इसलिए पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे। यदि पहला धनात्मक 1 है तो दूसरा क्या होगा 2, लगातार में यही ना होगा। अगला क्या होगा 3, अगला क्या होगा 4, अगला क्या होगा 5, यही ना होगा। यदि ये 2 है, ये 4 है और यहाँ क्या कर दिए 6, तो अगला क्या होगा 8, लगातार में यही ना होगा। अभी ये तो नहीं लिख सकते 2 है 4 है 6 है 12 लिख देंगे तो ये लगातार होगा, नहीं होगा। लगातार मतलब क्या, जो सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलना है। यदि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 9 है, तो यहाँ अगला क्या होगा 12 होगा, उससे अगला क्या होगा 15 होगा, उससे अगला क्या होगा, तो ये क्या हो गया लगातार हो गया। ठीक है, यदि पहला धनात्मक 1 तो अगला 2, अगला 3, अगला क्या हो जाएगा 4, अगला क्या हो जाएगा बताइए। इसमें 1 में कितना जोड़े तक 2 प्राप्त हुआ, 1 जोड़े, फिर 2 में कितना जोड़े तक कितना हो गया 3 हो गया, 3 में फिर कितना जोड़े तक 4 हो गया, फिर 4 में कितना जोड़े तो क्या हुआ। तो कहने का ये निष्कर्ष निकला कि अगला हमको धनात्मक पूर्णांक निकालना हो तो क्या करेंगे +1 करेंगे, ये ना करेंगे। क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक, इसमें तो ये नहीं बोला है विषम संख्या सम संख्या ये सब तो नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो प्राकृत माने कि कंटिन्यू जो होगा 1 2 3 4 चलेगा। यदि माना कि पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, अगला क्या हो जाएगा x + 3, यानी कि 1 1 जोड़ते चलिए। x में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1, इसमें फिर 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना 1 1 1 2, तो x + 2, फिर इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा x + 3, तो ये लगातार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, यही ना होगा। यहाँ पर लिखें माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक या पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों धनात्मक उनके वर्गों का योगफल कितना है। पहला का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, दोनों को वर्गों का वर्ग करके योगफल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 365। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या होगा गौर से देखिए a + b का होल स्क्वायर है कि नहीं है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab कितना हो जाएगा 2a और b, तो कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 365। x² क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा +2 होगा, ये +1 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -365 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -364 = 0। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो तीनों में क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा कितना 182, यही ना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या नज़र में आ रहा है, ये क्या नज़र में आ रहा है 16 को चैप्टर 15 को चैप्टर जो पढ़े उस कौन सा चैप्टर का ये हो गया द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप लोगों को 3 को विधि है सॉल्व करने का, या तो गुणनखंड विधि या तो सॉल्व कीजिए, या पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कीजिए, या फिर द्विघात सूत्र से। सबसे आसान कौन है द्विघात सूत्र, क्या होता है -b +√b² -4ac बट्टा 2a। इससे ऊपर एक स्टेप क्या लिखेंगे, a का मान क्या लिखेंगे 1 कहने लिखेंगे, और b का मान कितना लिखेंगे 1 और c का मान कितना लिखेंगे -182। तो माइनस फार्मूला से, और b का मान कितना है 1 है, +-b² कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना -182 बट्टा 2 और a का मान कितना है 1, -1 +-1 का स्क्वायर 1। अब इसको गुना करें तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 182 में 4 से गुना कीजिए, 180 में 4 से गुना कीजिए, कितना होगा 720, कितना होगा, और 4 में 2 से गुना करें तो कितना होगा 8, तो कितना होगा 728 बट्टा 2। 728 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाता है 729 बट्टा 2 -1 +- 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 बट्टा कितना हो जाएगा। तो एक बार x बराबर क्या लिखेंगे, एक बार x बराबर क्या लिखेंगे -1 + 27 बट्टा 2, एक बार क्या लिखेंगे
-1 और 27 को किस में लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा 26, 26/2 यानी कि 13। इसको करेंगे तो -28/2 यानी कि -14। आया समझ में, आया था 13 और -14। नेक्स्ट क्लास कल।